Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is transport of carbon dioxide. आज हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे सेल से और हमारे टिश्यू से निकलकर ब्लड के थ्रू हमारे लंग्स तक पहुंचती है और फिर वहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी से निकलती है। तो इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर किस तरह होती है। तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि हमारी बॉडी के अंदर 70% कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बोनेट आयंस की शक्ल में होती है। %70 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बोनेट आयंस की शक्ल में होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ होती है और वाटर के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। और ये जो रिएक्शन होता है ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में होता है जिसको कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होता है और कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3। और ये जो रिएक्शन होता है ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में होता है जिसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है और ये डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होकर या टूटकर हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, इस रिएक्शन को H2CO3 H प्लस यानी हाइड्रोजन आयंस प्लस HCO3 माइनस यानी कार्बोनेट आयंस। ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है और ये डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयंस और कार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जो रिएक्शन होता है इसके नतीजे में हमारे ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है जिससे ब्लड की एसिडिटी में इजाफा होता है। यानी जब ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयंस और कार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट हो जाता है तो इससे हमारे ब्लड के अंदर इन आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है जिससे ब्लड की एसिडिटी में इजाफा होता है और इसके नतीजे में जो ब्लड का पीएच होता है
वो डिक्रीज़ हो जाता है, यानी पीएच की जो वैल्यू होती है वो ब्लड की एसिडिटी बढ़ने की वजह से डिक्रीज़ हो जाती है। फिर ये जो हाइड्रोजन होता है ये बहुत तेज़ी के साथ ऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है, यानी इसको एक रिएक्शन की शक्ल में मैं इधर लिखूँगा Hb4O2, यानी ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फार्मूला है। ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है और इससे हेमोग्लोबिनिक एसिड बनता है। और जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है वो टिश्यूज़ में चला जाता है, यानी ये जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन कंपाउंड होता है इसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है। ऑक्सीजन इसके साथ हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है। जैसे ही कार्बोनिक एसिड से हाइड्रोजन रिलीज़ होता है तो ये हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करता है जिसके नतीजे में ये ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से अलग हो जाता है और ये ऑक्सीजन फिर टिश्यूज़ में चला जाता है, हमारे सेल्स और टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ हो जाता है। फिर हमारे बॉडी के अंदर जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, यानी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, वहाँ से ये जो आयंस होते हैं बाइकार्बोनेट के आयंस होते हैं ये आरबीसी से निकलकर प्लाज्मा में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। यानी जो आरबीसीज होते हैं, सपोज ये एक आरबीसी है तो यहाँ से ये जो आयंस होते हैं ये यहाँ से निकलकर ब्लड के प्लाज्मा में आ जाते हैं और जिसके नतीजे में यहाँ पर इन नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो इस कंसंट्रेशन को कंपेंसेट करने के लिए या इसको बैलेंस करने के लिए बाहर से क्लोराइड आयंस आरबीसीज के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर जो क्लोराइड आयंस होते हैं, कार्बोनिक एसिड के जो आयंस होते हैं वो आरबीसी से निकलते हैं और इन आयंस की हमारे रेड ब्लड सेल्स में कमी पैदा हो जाती है और इस कमी को पूरा करने के लिए ब्लड के प्लाज्मा से क्लोराइड आयन आरबीसीज में चले जाते हैं और ये जो मूवमेंट होती है आयंस की प्लाज्मा से रेड ब्लड सेल्स की तरफ या रेड ब्लड सेल से प्लाज्मा की तरफ, तो ये एक ख़ास किस्म की प्रोटीन की मदद से होती है जिसको बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं, जो आरबीसी मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। तो आरबीसी से ये नेगेटिव आयंस निकलते हैं जो बाइकार्बोनेट के आयंस होते हैं, ये आरबीसी से निकलते हैं
और जिसके नतीजे में फिर हमारे जो आरबीसीज होते हैं उनमें इन आयंस की कमी पैदा हो जाती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए प्लाज्मा के अंदर जो क्लोराइड आयंस होते हैं वो हमारे आरबीसीज के अंदर चले जाते हैं और इसको क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं, यानी इस प्रोसेस को क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं। और ये जो क्लोराइड आयंस होते हैं ये जब आरबीसीज में एंटर हो जाते हैं तो ये पोटाशियम के साथ रिएक्ट करते हैं और पोटाशियम क्लोराइड बनाते हैं। यानी ये क्लोराइड आयन जब बाहर प्लाज्मा से हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर चले जाते हैं तो ये क्लोराइड आयंस पोटाशियम आयंस के साथ कंबाइन हो जाते हैं और हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर पोटाशियम क्लोराइड बनता है। और ये जो बाइकार्बोनेट के आयंस बाहर निकलते हैं, ये जो बाहर निकलते हैं HCO3- आयंस, ये सोडियम आयंस के साथ कंबाइन होकर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। तो क्लोराइड के जो आयंस होते हैं प्लाज्मा से हमारे आरबीसीज में चले जाते हैं और वहाँ पोटाशियम आयंस के साथ मिलकर पोटाशियम क्लोराइड बनाते हैं और जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं वो आरबीसी से निकल कर जब प्लाज्मा में आ जाते हैं तो प्लाज्मा में मौजूद सोडियम के साथ वो रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। एक दफ़ा समराइज करता हूँ। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अ बाइकार्बोनेट आयंस, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो बाइकार्बोनेट आयंस की शक्ल में होती है। तो सबसे पहले 70% कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट आयंस की शक्ल में उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है या वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चली जाती है। तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बोनेट आयंस की मदद से होती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये हमारे ब्लड से यानी हमारे टिश्यूज से निकलकर हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है और ब्लड में मौजूद जो पानी होता है, वाटर कंटेंट होता है, उसके साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। और ये जो रिएक्शन होता है ये एक एंजाइम की मदद से होता है जिसको कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहा जाता है। फिर ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है और ये जल्दी डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन हाइड्रोजन आयंस के नतीजे में या इनकी कम्युलेशन के नतीजे में हमारे ब्लड की एसिडिटी बढ़ जाती है जिससे हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। फिर ये जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं ये हमारे ब्लड में मौजूद इस कंपाउंड के साथ जिसको ऑक्सी हेमोग्लोबिन कंपाउंड कहते हैं इसके साथ रिएक्ट करके कंबाइन हो जाती है और जिसके नतीजे में ये जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन कंपाउंड होता है इससे ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। तो इसी तरह हाइड्रोजन बहुत तेज़ी के साथ ऑक्सी हेमोग्लोबिन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके हेमोग्लोबिनिक एसिड बनाता है और ऑक्सीजन भी रिलीज होती है और ऑक्सीजन फिर टिश्यूज़ में चली जाती है। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनसे फिर
ये जो कार्बोनिक एसिड के जो आयन्स होते हैं, बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, ये हमारे रेड ब्लड सेल से निकलते हैं और जिसके नतीजे में बाइकार्बोनेट आयन्स की हमारे सेल्स के अंदर कमी पैदा हो जाती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए प्लाज्मा में मौजूद क्लोराइड आयन्स रेड ब्लड सेल्स के अंदर चले जाते हैं और ये क्लोराइड आयन्स जब रेड ब्लड सेल्स के अंदर चले जाते हैं तो ये पोटाशियम आयन्स के साथ मिलकर पोटाशियम क्लोराइड बनाते हैं और ये जो बाइकार्बोनेट आयन्स होते हैं ये जब आरबीसी से निकलते हैं, रेड ब्लड सेल से निकलते हैं, तो ये सोडियम के साथ मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं और इसी तरह फिर ये सोडियम बाइकार्बोनेट ब्लड में ट्रेवल करता है, ब्लड में इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है और फिर हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंचकर वहाँ से फिर ये निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, इससे डिसोसिएट होकर हमारे बॉडी से निकलती है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।